दोस्तों राम राम, जय बालाजी महाराज। आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा भेजी गई रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, कोई स्टोरी हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, तो आप मुझे इस पर DM कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। गाइस, जिन्होंने हमें आज स्टोरी भेजी है उनका नाम सुष्मिला है और वो करंटली गुड़गांव में रहती हैं। ये जो स्टोरी है ये उनके खुद की आप बीती है जो उन्होंने हमें बताई है। दरअसल वो स्टार्टिंग से गुड़गांव में नहीं रहते थे, वो एक हरियाणा के छोटे से गांव में रहते थे जहां पर उनके साथ ये किस्सा हुआ। और सुष्मिला जी ने बताया कि उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड शुरू से ही ठीक नहीं था। उन्होंने बचपन से बहुत गरीबी देखी। उनको सिर्फ ज़रूरत के नाम पर 2 वक्त की रोटी मिलती थी, उनके अलावा उनका कोई शौक पूरा नहीं होता था। और इस चीज़ से वो बहुत डिप्रेशन में भी थी जब वो बड़ी हुई तो। और गाइज, उन्होंने अपने नेचर के बारे में बताया कि स्टार्टिंग से ही उनका नेचर रूड था बिल्कुल। अगर कोई उनसे हंस के बात भी करता था तो उनको वो हंसकर जवाब नहीं देती थी बात का, बिल्कुल रूड नेचर था उनका। और उन्होंने हमें बताया जब वो स्कूल में पढ़ती थी और जब वो अपने साथ के बच्चों को देखा करती थी तो उनको उनसे भी जेलस फील होती थी। वो सोचती थी कि ये लोग इतना अमीर कैसे हैं। लेकिन उन्होंने बताया ये चीज़ जब वो साथ साथ बड़ी हो रही थी तब भी उनके अंदर से नहीं निकल रही थी। ये चीज़ उनके अंदर बढ़ती जा रही थी। उनकी जलन और बड़ा रूप ले चुकी थी और वो हर एक से जला करती थी। और इसी तरीके से जब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो उनकी जॉब लगती है। लेकिन उनको कई साल तक एक ही कंपनी में जॉब करने के बावजूद उनको कुछ सक्सेस हासिल नहीं होती और इस चीज़ से वो बहुत परेशान थी। और उनको हर एक से जेलस फील होता था कि कंपनी में भी सब लोग उनसे बहुत आगे निकल चुके थे। गाइस, जो आज की डेट का सबसे बड़ा डर है वो है सिर्फ सबसे इनसिक्योर होना। और इसी चीज़ के कारण लोग बहुत सी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं जो उन्हें आगे चलकर बहुत भारी सबक देती हैं। हर एक से जेलस फील करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस चक्कर में सामने वाले को नहीं फील होता कि आप उससे मन ही मन में कितना जलते हो। और वो तो अपना खुश है लाइफ में, लेकिन आप उस टाइम को अपने बिल्कुल ख़राब कर लेते हो यही चीज़ों के कारण। और आप इसी वजह से गलतियां करते हैं जो गलतियां आपको आगे चलकर बहुत भारी पड़ती हैं। तो इस स्टोरी में यही चीज़ इनके साथ हुई। आओ जानते हैं सुष्मिला जी के साथ क्या होता है। कि वो एक बार अपने फ्रेंड की पार्टी में गई होती हैं। वहाँ पर उनकी कुछ और ऑफिस की फ्रेंड्स भी आई हुई थी उनकी। तो जैसा कि सुष्मिला जी ने बताया कि उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था फाइनेंशियली, तो जिस तरीके के उनके पास कपड़े थे वो वही कपड़े पहनकर पार्टी में चली जाती हैं। तो जैसे ही वो पार्टी में जाती हैं तो जो उनकी फ्रेंड्स के आगे और फ्रेंड्स आए हुए थे उनमें से एक लेडी सुष्मिला जी को टोंट मारती है कि ये कैसे कपड़े पहन कर आई है, तू घर पर है क्या, तुझे नहीं पता कि पार्टी में कैसे कपड़े पहन कर आना चाहिए। तो इसी तरीके से जब वो टोंट मारती हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लोग सुष्मिला जी के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ का उनको इतना बुरा लगता है सुष्मिला जी को कि वो उसी टाइम पार्टी से आ जाती हैं वापस घर पर। और जैसे ही घर आती हैं तो रोना स्टार्ट कर देती हैं बहुत तेज तेज। जब उनके मम्मी पापा पूछते हैं उनसे कि बेटा रो क्यों रहे हो, तो बोलती कुछ नहीं, बस वैसे ही रो रही हूँ मैं। वो अपने घर पर कुछ नहीं बताती। लेकिन गाइज, उस दिन के बाद सुष्मिला जी की लाइफ में चेंज आना शुरू होता है। वो इतना गुस्से से भर जाती हैं कि वो सोचती हैं जो भी खुश है मैं उसको बर्बाद कर दूंगी क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। तो आखिर वो करती क्या है, उन्होंने काली विद्या के बारे बहुत सुना हुआ था। काला जादू, ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत सुना हुआ था अपने फ्रेंड्स के मुंह से, कभी रिश्तेदारों के मुंह से। जैसे कोई रिलेटिव है, उनके आस पड़ोस में कोई लेडीज़ है वो तंत्र करती है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सी चीज़ें सुनी हुई थी। तो आखिर वो क्या करती हैं, जब वो कुछ लोगों से बात करती हैं वो किसी को ये नहीं बताती कि उन्हें काली विद्या सीखनी है। तो उनको पता चलता है कि बनारस के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर उसको ये सब सीखने का मौका मिल सकता है। तो वो क्या करती हैं, वो बनारस आ जाती हैं। क्योंकि गाइस, बनारस के अंदर बहुत से ऐसे घाट हैं जहाँ पर आज की डेट में भी लोग तंत्र क्रियाएं कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो काला जादू कर रहे हैं। बहुत से ऐसे साधु हैं, विद्वान हैं जो वहाँ बैठकर तपस्या करते हैं गंगा के किनारे। तो ये फिर बनारस जाती हैं सुष्मिला जी और वहाँ जाकर ये अपना गुरु की तलाश में निकल जाती हैं।
बहुत सी जगह जाती हैं और वहाँ पर बोलती हैं कि मुझे तंत्र सीखना है जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं। सो गाइज इसी तरीके से ये वहाँ पर 2 से 3 दिन तक ढूंढती हैं, सब जगह पता करती हैं कि मुझे तंत्र सीखना है, तो आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे तंत्र सिखाओ। हर गुरु इनको मना कर देता है, क्योंकि गाइज जो सिद्ध इंसान होते हैं, जिन्होंने तपस्या कर कर कुछ पा लिया होता है, कुछ हासिल कर लिया होता है, वो लोग आपका चेहरा तक पढ़ना शुरू कर देते हैं कि आप उनके पास किस मंशा से आए हो, कि आपकी नीयत क्या है उनके पास आने की। तो इसीलिए यही कारण रहा होगा जब उनको कई सारे साधुओं ने मना कर दिया, जबकि वो ये कह रही थी कि मुझे तंत्र इसलिए सीखना है ताकि मैं लोगों की भलाई कर सकूं, लेकिन उनको कोई भी नहीं सिखाता। तो आखिर में ऐसी वो एक रात को गंगा किनारे घूम रही होती हैं, तो उनको एक चिता जलती दिखती है और उनके पास बैठे एक अघोरी जो अपने ध्यान में मस्त होते हैं और नाम जाप कर रहे होते हैं। तो उनके मन में आता है कि ये मुझे ज़रूर सिखाएंगे, तो वो उनके पास जाकर कुछ नहीं बोलती, बस बैठ जाती हैं और वो उनकी तपस्या खत्म होने का इंतज़ार करती हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करती। तो जब वो उन साधु जी के पास जाकर बैठी थी, उस टाइम रात के 11 बजे थे, लेकिन वो पूजा में इतना लीन थे साधु कि उनकी आंख 2 घंटे बाद जाकर खुलती है, और तब तक वो सुष्मिला जी वहीं पर बैठी होती हैं। और उस टाइम पर रात के 1 बजे होते हैं जब वो साधु अपनी आंखें खोलते हैं। तो जैसी साधु अपनी आंखें खोलते हैं, वो उसी टाइम पर उनके चरण पकड़ लेती हैं कि गुरुजी मुझे सबने मना कर दिया तंत्र सिखाने से, जबकि मैं तो लोगों की भलाई के लिए ये सीखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी नहीं सिखा रहा। तो जैसे ही वो साधु उनको देखते हैं, तो वो पहली नज़र में समझ जाते हैं कि ये किसी गलत यूज़ के लिए तंत्र सीखना चाहती है, लेकिन वो साधु उसको मना नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत देर से साधु के पास बैठी थी। तो ये चीज़ बस साधु को अच्छी नहीं लगी, तो बस साधु इसी वजह से उसको बोलते हैं कि चल मैं तुझे सिखाता हूँ मंत्र। तो वो साधु बोलते हैं कि बेटा एक काम करियो, तू कल रात को ठीक 11 बजे इसी जगह पर मेरे पास आइयो, मैं तुझे तंत्र विद्या सिखाता हूँ। तो सुष्मिला जी बहुत खुश हो जाती हैं ये सुनकर कि आखिरकार उनको गुरु मिल ही गए। तो फिर वो इसी तरीके से तंत्र विद्या सीखती हैं, और सीखने के बाद उन गुरुजी से आशीर्वाद लेकर वापस अपने गांव आ जाती हैं। तो अब उन्होंने जिस मकसद के लिए वो विद्या सीखी थी, वो आखिरकार उसका प्रयोग करना शुरू करती हैं। वो सबसे पहला प्रयोग उसी लेडीज़ के ऊपर करती हैं जिन्होंने उनका पार्टी में मजाक उड़ाया था, जहाँ पर उनकी बहुत इंसल्ट हुई थी। तो आखिर वो क्या करती हैं, घर पर हलवा बनाती हैं और उसके अंदर कुछ मिला देती हैं, झाड़ फूक कर कर तंत्र कर कर अपने ऑफिस लेकर जाती हैं। और वहां पर जो एक डोंगा था जिसके अंदर उन्होंने मेन तंत्र करा हुआ था, वो उसी लड़की को दे देती हैं, और बाकियों को भी देती हैं ये बोलकर कि हमारे घर पर एक पूजा थी, ये उसका प्रसाद है। तो वहां पर जितनी भी लड़कियां थी ऑफिस की, वो सब की सब वो हलवा खा लेती हैं, क्योंकि किसी को क्या ही समझ आएगा इस बारे में। क्योंकि जब इंसान इतने टाइम से आपके साथ रहता हो, तो आपको तो यही लगता ना कि ये मेरा हमदर्द है, ये तो मेरे साथ कभी बुरा करेगा ही नहीं, क्योंकि आप दिन में आधे से ज्यादा टाइम अपने ऑफिस में बिताते हो उन्हीं लोगों के बीच। तो इसलिए कोई भी उनके ऊपर शक नहीं करता, वो सबके सब हलवा खा लेते हैं। तो जैसे ही सबके सब हलवा खा लेते हैं, वो वाला ऑफिस से अपने अपने घर जाते हैं रात को। तो फिर उसके अगले दिन ही ऑफिस में और सुष्मिला को क्या पता चलता है कि जिस औरत ने सुष्मिला की इंसल्ट करी थी उसका एक्सीडेंट हो गया। उनको पता चलता है कि जब वो रात को घर जा रही थी, तो उसको कुछ नहीं पता चला कि कब उसके सामने एक कार आई और उसने उसको टक्कर मार दी, जिस वजह से उसके सिर में चोट लगी और वो वहीं बेहोश हो गई। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जब ये चीज़ अगले दिन सुष्मिला को पता चलती है, तो वो बहुत खुश होती है। वो कहती मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरी विद्या काम करेगी। तो इस चीज़ से सुष्मिला बहुत खुश होती है, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसने वो चीज़ सीखी इसीलिए थी जिससे वो अपना बदला ले सके सबसे। तो इसी तरीके से सुष्मिला जी के मन में इतनी कड़वाहट थी सबके लिए, तो सुष्मिला सोचती हैं कि एक से तो मैंने बदला ले लिया अपना। क्योंकि जब सुष्मिला ने ये सुना कि उस लेडीज़ के साथ ये सीन हो चुका है, सब कुछ, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, उसको चोट लग चुकी है, वो हॉस्पिटल में है, तो सुष्मिला को ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ। तो फिर सुष्मिला के अंदर इतनी नफरत भरी थी सब लोगों के लिए, वो फिर एक लिस्ट तैयार करती हैं कि किन किन लोगों ने उनके साथ कब कब गलत करा है, और इसी तरीके से अपनी काली विद्या का प्रयोग कर कर लोगों के साथ बुरा करना शुरू करती हैं। लेकिन गाइज ये चीज़ करते करते सुष्मिला जी को ये तक ध्यान नहीं रहा कि आखिर वो भी एक इंसान है और उन्हें भी इस चीज़ का फल भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि वो सोचती थी कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे से ऊपर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
क्योंकि मैं जिसको चाहूँ उसके साथ बुरा कर सकती हूँ, भला कर सकती हूँ। तो यही चीज़ सुष्मिला जी के लिए एक दिन बड़ी बुरी साबित होती है कि सुष्मिला एक रात 2 से 3 बजे के करीब काली विद्या की प्रैक्टिस कर रही होती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ विधियाँ होती हैं ऐसी जो मैं आपको बता नहीं सकता और उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। लेकिन उन्होंने बस इतना ही बताया कि जिस समय काली विद्या की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस समय पर कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध होता है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं अगर आपने उस टाइम पर करी तो वो आपकी ज़िंदगी तक बर्बाद कर सकती हैं। तो उन्हीं में से एक गलती सुष्मिला जी कर देती हैं और उस दौरान जब वो प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो उस पूजा के अंदर एक नियम ये भी होता है कि जो मर्जी हो जाए आपको पूजा छोड़ कर नहीं जाना, उठना नहीं उस जगह से। तो यही गलती वो भी कर देती हैं। जब वो पूजा कर रही होती हैं तो उनको उनके सामने एक काला साया दिखाई देता है जो दिखने में बहुत डरावना था, क्योंकि उन्होंने आज से पहले वो साया कभी नहीं देखा था। तो जैसे ही वो साया उनको दिखता है वो उठ जाती हैं उस जगह से और यही वो गलती करती हैं। जैसे ही वो पूजा से उठती हैं उस टाइम पर तो वो साया गायब हो जाता है। लेकिन गाइस जो अब मेन चीज़ होती है खुद सुष्मिला जी के साथ, जो उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो रात को उठी पूजा से और वो साया गायब हो गया उस टाइम पर तो, लेकिन गाइस उसी रात से ही जब वो सोने लगी तो जैसी वो रात को सोई तो उनको सपने में वही काला साया दिखा और उनकी आँख खुल गई। और फिर वो जैसी दोबारा सोई फिर उनको वही काला साया दिखा सपने में, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस उनको दिख रहा था। और वो फिर उठ जाती हैं, पानी वगैरह पीती हैं तो देखती हैं कि अब मैं क्या सोऊं, क्योंकि उस टाइम पर सुबह के 7 बज चुके थे। लेकिन इस बार जो सबसे हैरान करने वाली चीज थी वो ये थी कि वो जैसी उठी और उन्होंने अपने हाथ की तरफ देखा तो उनके राइट हैंड के ऊपर एक छोटा सा खरोच का निशान था, जैसे किसी ने स्क्रैच मारा हो हाथ के ऊपर। तो वो सोचती है ये कैसे लग गया मेरे को अपने आप, मैंने तो ऐसा कुछ हाथ में पहना भी नहीं हुआ, चूड़ी कंगन, जिसकी वजह से मेरे हाथ पर कोई निशान पड़े। तो फिर वो सोचती है लग गया होगा अपने आप, मेरे को ध्यान नहीं रहा होगा किसी न किसी चीज से, तो वो उस चीज को इग्नोर कर देती हैं। लेकिन गाइस फिर वो जैसी सुबह ऑफिस जाती हैं उसके बाद से उनको सब कुछ चेंज नजर आता है अपने अंदर। तो जैसी वो सुबह ऑफिस जाती हैं तो उसके बाद से उनका मन अजीब सा हो जाता है, बिल्कुल उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जैसे शरीर के अंदर एक भारीपन सा फील होना, इतनी थकावट महसूस हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा जाकर बस घर सो जाऊं, और सिर में भी बहुत दर्द था। तो वो क्या करती हैं, वो जैसी ऑफिस पहुंची होती हैं अभी तो वो वापस घर आ जाती हैं। और जब वो घर आती हैं तो वो क्या देखती हैं कि जो उनके हाथ पर छोटा सा खरोच का निशान था वो अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। तो वो कहती है कि ये एकदम से हुआ क्या मेरे हाथ पर, और आज से पहले कभी मेरे साथ ऐसा हुआ भी नहीं, मैं तो इतना बीमार भी नहीं पड़ती कि जो मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है और मेरे सिर में भी दर्द है, ऐसा मन कर रहा है कि बस सो जाऊं। ये मेरे हाथ के ऊपर जो निशान है ये बड़ा कैसे हो रहा है। तो उनके घर पर भी एक ट्यूब पड़ी होती है तो जिसे वो हाथ पर लगाती हैं और फिर सो जाती हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो जैसे ही सोकर उठती हैं तो उनको अब अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि अब उनके शरीर में इतना पेन भी नहीं होता और उनका सिर दर्द भी कम होता है। लेकिन गाइस जो मेन चीज थी उनके हाथ पर वो निशान, जब वो देखती हैं कि हाथ पर जो मेरे निशान है वो बड़ा हो रहा है, तो हो सकता है शायद कोई इन्फेक्शन ना हो रहा हो जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हो रहा है निशान। तो वो क्या करती हैं, एक वो ट्यूब लगाती हैं दोबारा हाथ पर और मेडिसिन खाती हैं और अपने हाथ पर एक पट्टी बांध लेती हैं कि शायद उससे जल्दी जख्म ठीक हो जाए। तो वो अपने हाथ पर पट्टी बांध लेती हैं। तो फिर वो अगले 2 दिन तक उस पट्टी को हाथ पर बांध कर रखती हैं, और जैसी 2 दिन के बाद वो उस पट्टी को हाथ से हटाती हैं तो गाइस उनके होश उड़ जाते हैं। वो क्या देखती हैं कि जो जख्म बिल्कुल छोटा सा था पट्टी करने से पहले वो बहुत बड़ा हो चुका है, और वो ये चीज़ देखकर इतना घबरा जाती हैं। फिर वो अपने दिमाग के अंदर दोबारा से सब कुछ रिवाइंड करती हैं कि शायद उनके हाथ पर कोई ऐसी चोट लगी हो या कहीं पर टकराया हो उनका हाथ कि जिसकी वजह से ये जख्म उनके हाथ पर हुआ है, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी याद नहीं आता। तो फिर वो क्या करती हैं, फटाफट डॉक्टर के पास जाती हैं कि सर देखो मेरे हाथ पर एक क्या हुआ है। और जब डॉक्टर देखते हैं वो चीज़ तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो नॉर्मल जख्म की तरह था ही नहीं, वो बिल्कुल अजीब सा जख्म था जो डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि वो जख्म अब साइड से काला पड़ना शुरू हो चुका था, जैसे हाथ उनका सड़ना शुरू हो चुका था कि जितने हिस्से में वो चोट का निशान था वो साइड से पूरी जगह काली पड़नी शुरू हो चुकी थी। तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर उनको मेडिसिन देते हैं कुछ और उनको टेस्ट लिख देते हैं कि शायद उनकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन ना फैल रहा हो जिसकी वजह से उनके हाथ पर ये चीज़ आ रही है। तो जैसी रिपोर्ट आती है उन टेस्ट की, और जब वो डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वो सुष्मिला को बताते हैं कि आपको बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हो चुका है, कि ये जो इन्फेक्शन है ये आपके हाथ के ऊपर फैल चुका है पूरा, और ये बढ़ता ही रहेगा, अब कम नहीं होगा, और अगर हमने इसको ना काटा
तो हो सकता है कल कोई आपकी पूरी बॉडी में फैल जाए और जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाए। तो जैसी सुष्मिला ये सुनती हैं तो सुष्मिला की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। वो वहीं पर रोना शुरू कर देती हैं और वो अपने घर आ जाते हैं वापस, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ उनके साथ। अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था और अचानक से 2 दिन के अंदर ये सब क्या हो रहा है। तो जैसी सुष्मिला सो रही होती हैं तो उनको ऐसा लगता है मतलब बहुत जान से कोई उनके पैर दबा रहा है, और जैसे ही उनको ये फील होता है तो बहुत तेज चिल्लाना शुरू करती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब उनको फील हो रहा था कोई उनके पैर दबा रहा है तो उस टाइम पर उनको बस एक आवाज़ आती है कि तूने जो इतने लोगों के साथ करा है वो अच्छा नहीं करा। तो जब सुष्मिला जी रो रही होती हैं, इतना तेज तेज चीख रही होती हैं, तो इतने में ही उनके घर वाले आ जाते हैं उनके पास कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो सुष्मिला जी रो रो कर बोलती हैं तेज तेज कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए हैं तेजी से और वो मेरे पैर ही नहीं छोड़ रहा। तो ये चीज़ सुनकर घर वाले भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको भी समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। लेकिन इसी सब के दौरान सुष्मिला जी को एक चीज़ समझ आ जाती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसी रात से हो रहा है जब मुझे वो काला साया दिखा था, और जो चीज़ अब मेरे काबू में नहीं है बिल्कुल भी, मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती। तो वो सोचती है क्यों ना मैं गुरुजी के पास ही जाऊँ दोबारा, हो सकता है मुझसे कोई ना कोई ऐसी भूल हो गई है जिसकी वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो वो क्या करती हैं, वो अगले दिन सुबह ही हाथ पर पट्टी बांधकर बनारस के लिए निकलती हैं। तो जैसे ही वो अगली रात बनारस पहुंचती हैं, टाइम होगा लगभग जो उन्होंने मुझे बताया कि रात को 2 से 3 बजे का टाइम। तो वो जैसे ही उस घाट पर जाती हैं जहाँ पर बाबा उनको पहले मिले थे, तो वो देखती हैं कि बाबा आज भी उसी जगह बैठे हुए हैं। तो जैसे ही वो बाबा जी के पास जाकर बैठती हैं, बाबा जी अपना ध्यान कर रहे होते हैं। वो अचानक से इतनी तेज तेज हंसना शुरू करते हैं। तो सुष्मिला ये चीज़ देखकर बहुत डर जाती है कि बाबा अपने आप हंस क्यों रहे हैं। लेकिन अभी ये सब चीज़ें सुष्मिला सोच ही रही होती हैं। तो बाबा तेज तेज हंसकर क्या बोलते हैं उनको कि क्यों आ गया मजा विद्या सीख ली पूरी विद्या, कर दिया जिन जिन का बुरा करना था तूने। तो जैसे ही सुष्मिला ये चीज़ सुनती हैं तो वो बाबा जी के आगे रोना शुरू कर देती हैं कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत करा सब लोगों के साथ, प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे प्लीज़ बचा लो। तो वो जो बाबा जी होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुझे ये विद्या नहीं सिखाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि तू सब लोगों का बुराई करेगी, लेकिन मैंने तुझे विद्या इसीलिए सिखाई क्योंकि अगर मैं तुझे विद्या ना सिखाता तो तुझे उन लोगों का बुरा तो जरूर करना था, तो शायद तू उसके लिए कुछ और रास्ता निकालती अगर तुझे मैं ये विद्या ना देता। बस इसीलिए मैंने तुझे ये विद्या इतनी सिखाई है कि जिससे सबको छोटी मोटी चोट ही लगे, किसी की जान ना जाए, इसीलिए बस मैंने तुझे इतनी विद्या सिखाई थी। और ये जो तेरे हाथ पर निशान है और जो तुझे उस रात को साया दिखा और जो तेरा शरीर हैवी हो रहा था, तेरा सिर दर्द हो रहा था, वो सब भी बस इसीलिए था कि तेरी अकल ठिकाने आ सके, क्योंकि दूसरों के साथ बुरा कर कर तुझे जितना मज़ा आ रहा था वही चीज़ आज अगर तेरे साथ हुई है तो तुझे कैसा लग रहा है। बस इसी सबक के लिए उस रात को वो काला साया मैंने ही भेजा था तेरे पास, और ये जो कुछ हुआ है ये सब मैंने ही करा है। तो जैसी सुष्मिला ये सब चीज़ें सुनती हैं बाबा जी के मुंह से, तो वो बहुत तेज तेज रोना शुरू करती हैं वहाँ पर कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो, कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी किसी के साथ भी, प्लीज़ मुझे अब बचा लो, ये मेरा हाथ नहीं तो डॉक्टर बोल रहे काटना पड़ेगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो जैसे ही बाबा जी को समझ आता है कि इसको अपनी गलती का पछतावा हो चुका है, तो बाबा जी कहते हैं जा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, जा 2 दिन के अंदर सब कुछ नहीं है तेरे को, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी मत करियो वरना ये चीज़ तेरे साथ दोबारा हो सकती है। किसी का भी बुरा मत सोचियो लाइफ में दोबारा, क्योंकि तू जो कर रही है वो तेरे कर्म है और जो चीज़ बाकी लोग कर रहे हैं वो सब उनके कर्म है। तुझे कोई हक नहीं है किसी से जलने का, किसी से भी कोई वैर रखने का। तो ये चीज़ सुष्मिला को समझ आ जाती है कि जो जो चीज़ें मैंने आज तक करी हैं और जो जो चीज़ें मैं सोचती थी सबके बारे वो बिल्कुल गलत थी। तो गाइज ऐसा ही होता है, वो अपने घर आ जाते हैं वापसी और 2 से 3 दिन के अंदर उनका वो ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो गाइज ये थी सुष्मिला जी की स्टोरी। सो गाइज इस स्टोरी के अंदर जो मेन चीज़ है वो यही है कि किसी से भी कोई जलन नहीं रखनी चाहिए, कोई जेलस फील नहीं करना चाहिए किसी से भी, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल हकीकत है कि हर कोई इंसान अपने कर्म का ही खा रहा है। जो भी चीज़ है वो उसके कर्म के साथ ही है। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो उसके कर्म है, और अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो वो उसके कर्म है। आपको किसी के साथ भी कोई वैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे होता कुछ नहीं है, आप अपने लिए गड्ढा खोदते हो और उसमें खुद ही गिर जाते हो, क्योंकि सामने वाले को कुछ नहीं होगा इससे,
आप किसी से भी जेलस फील कर रहे हो तो आप अपनी हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले को तो कुछ लेना देना नहीं उस चीज़ से। तो इसलिए गाइस बस अपने आप में खुश रहें और आपको जितना मिला है, जितना उस भगवान ने दिया है, उतने में संतुष्ट रहें। सो गाइस आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल किस्सा हो, कोई हॉरर स्टोरी हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से मिलता हूँ मैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।